हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य के बारे में। देखिए, झारखंड सहायक आचार्य में जो मैथमेटिक्स का वेटेज रहता है बच्चा लोग, वो रहता है कितना, तो वो रहता है लगभग 80 नंबर, है ना। जो मैथमेटिक्स में वेटेज रहता है आपका झारखंड सहायक आचार्य में पेपर ये आपका क्लास 6 to 8 के लिए वो 80 मार्क्स का रहता है। आपका जो 20 मार्क्स रहता है बाबू, वो समसामयिक वाला पार्ट में रहता है, जिसमें पेपर थर्ड में है ना, जो पेपर थर्ड में है, पेपर थर्ड में। और जो आपका 60 क्वेश्चन हो गया, ये आपका जो पेपर 4 में है, मेन पेपर जो है ना, ये पेपर 4 में है। तो ये टोटल जो है सो आपका वेटेज रहता है 80 मार्क्स का। तो अभी जो है हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 60 क्वेश्चन के बारे में, है ना। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और आप लोग को बता दें कि इसका जो पार्ट स्ट्रॉन्ग रहता है ना बाबू, ये पार्ट जो इसका स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि इसमें एडवांस मैथ पढ़ना पड़ता है, तो ये चीज इसका स्ट्रॉन्ग रहा ना, बखूबी इसका सब क्वेश्चन बना देगा बाबू। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको ये 20 क्वेश्चन जो बच गया उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन उसका भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको ये स्ट्रॉन्ग करना 60 क्वेश्चन, है ना। जिधर ज्यादा वेटेज रहेगा वो सबसे ज्यादा पढ़ना होगा। अब फिर ये बात तो आप लोगों को पता चल गया। और दूसरा बात ये है कि देखिए, जो झारखंड सरकार पे मैं आप लोगों को कितना बार बताया हूं कि झारखंड सरकार के ऊपर जो है सो 100% भरोसा करना पूरा बेवकूफी वाला बात है। मतलब ये कब क्या कर देंगे किसी को पता नहीं है। जैसे अभी आप लोग को पता होगा, कुछ दिन पहले 25 तारीख को शायद जेएसएससी की वेबसाइट में आप लोग ऐसा चेक किए होंगे, उम्मीद करते हैं कि नोटिस जारी किया था, जिसमें से वो मेंशन किया गया था कि वो जो एग्जाम हो रहा है 27 तारीख को जो एडमिट कार्ड जारी होना था बाबू, वो वैसे परीक्षार्थी कार्ड जारी हो रहा है जो पेपर 1 में हिंदी लिए थे। अब बताइए, मतलब बात में कोई लॉजिक नहीं है, समझ में आया। तो इसीलिए अभी जो है सो आप लोग को हमेशा अपना भरपूर तैयारी जो है आपको भरपूर रखना है, ताकि जब भी आवे मौका तब भी हम चौका मार दें। ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं रखना है कि जब आएगा सब चीज हो जाएगा सही से, अगर बात फिर आराम से एग्जाम लगेगा तो आराम से पढ़ेंगे तो फिर आराम से रह जाइएगा। इसीलिए आपका तैयारी को एकदम जो होता है ना, एकदम 100 नहीं 200% एकदम मस्त रखिए, एकदम कि जब आवे मार दे चौका छक्का, समझ में आया। क्योंकि कब क्या नोटिस रिलीज कर देगा किसी को पता नहीं रहता है। तो आज हम लोग जो 60 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेंगे बाबू, सेट्स के बारे में डिस्कस कर लिए। इसमें कुछ लिमिटेड टॉपिक है, ऐसा नहीं कि पूरा हाई-फाई टॉपिक है, 15-20 टॉपिक है। अगर हम प्रत्येक, क्योंकि ये एग्जाम जो आफ्टर इलेक्शन के बाद ऐसा एक्सपेक्टेड किया जाता है, और आफ्टर इलेक्शन के बाद मिला जुला के 1-1.5 महीना 2 महीना समय है, तो अगर 15 टॉपिक या 18 टॉपिक है बाबू, 15 से 18 टॉपिक है, जिसमें से प्रत्येक टॉपिक का अगर 2 क्लास भी लेंगे ना, तो आपका 1 महीना में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 से या 1 महीना 10 दिन 5 दिन 1 महीना में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 60 नंबर का। जो बच गए 10-15 दिन, उसको हम लोग जो 20 मार्क्स बच गया समसामयिका में जो आता है मैथमेटिक्स का, वो हम लोग पढ़ लेंगे एलिमेंट्री मैथ, है ना। तो टोटल 80 नंबर जो यहाँ से हम लोग को कवर होगा, और एकदम बढ़िया से पढ़ना है, एकदम 80 के एकदम 80 मार सकते बाबू, कोई गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ऐसा कि हम आप लोगों को भरोसा दिलाएंगे। और क्वेश्चन आप कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कीजिएगा, खुद आप बता दीजिएगा। अब आखिर कोई सा भी एग्जाम तैयारी कहां से करेगा, सिलेबस पढ़ेगा, सिलेबस की वजह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ेगा, और वहां से जितना क्वेश्चन गेस करके बन सकता है उतना करेगा, है ना। इतना कर लीजिएगा, 100% सब क्वेश्चन बनेगा बाबू लोग। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट किया बाबू, जिसका नाम है रिलेशन। सेट्स के बारे में तो डिस्कस कर लिए थे, आज जो है रिलेशन के बारे में जानेंगे कि किस किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। हम आप लोग को बताए थे, समय कम होने की वजह से हम लोग जो है इंट्रोडक्शन क्लास नहीं करवा रहे हैं। पहले क्या था कि पहले हम उस चीज के बारे में इंट्रोडक्शन में बताते थे कि क्या क्या कंसेप्ट हो सकता है। ये कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। लेकिन समय कम रहने की वजह से हम क्या कर रहे हैं बाबू, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर का, मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं। क्योंकि समय तो आपके पास है नहीं। अगर हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो 1-2 क्लास इंट्रोडक्शन में चला जाता है, 1-2 क्लास चला जाता है आपका क्लास में, तो इतना समय तो है क्या हम लोग के पास। और आप लोग को जो चीज क्वेश्चन करवाया जाएगा, अगर कुछ नया चीज रहा, को अगर समझने वाला चीज रहेगा, तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको वो चीज नहीं आता तो क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन के माध्यम से समझाया जाएगा। अगर नॉर्मल रिलेशन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। सेट्स के बारे में पढ़ाया तो उसमें चलिए बता दिया इंट्रोडक्शन क्लास में। लेकिन अगर रिलेशन के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, तो ऐसा नहीं कि जो चीज आपको आता नहीं है वो चीज क्वेश्चन के माध्यम से जरूर समझाया जाएगा आप लोग को, है ना। और सही बोलते बाबू कि अगर आप 60 और 80 मार्क्स कवर कर लिए ना, तो 80 मार्क्स ये। और ये मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू जिसमें कटने छटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये लिटरेचर की तरह या औरों की तरह नहीं है कि अगर मैं, मतलब ये क्या है, आपका मैथमेटिक्स जितना बढ़िया से सोच सकते हैं, जितना बढ़िया से लिख सकते हैं, उतना बढ़िया आंसर आएगा, है ना। ये मतलब जो था ना एकदम स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और जिसका अगर मैथमेटिक्स ऑनर्स है बाबू, तो वो तो एकदम महाल स्कोर है, समझ में आया। क्योंकि उन लोगों को मैथमेटिक्स ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहता है, बस हल्का कुछ क्वेश्चन करना रहता है, वो कर लीजिएगा तो और मजा आ जाएगा।
तो चलिए आज हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज जानेंगे बाबू कि रिलेशन का कैसे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ना। देखिए 80 मार्क्स टोटल कवर करना हम लोग को, तो फटाफट हम लोग करेंगे बाबू क्वेश्चन। और 2-2 दिन में ऐसा टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2-2 दिन में हर टॉपिक को कवर कराया जाएगा। 15 से 18 टॉपिक लगभग आपका है बाबू, 15 से 18 टॉपिक है। हर दिन में अगर 2-2 टॉपिक करवाएंगे बाबू तो लगभग 30 से 36 दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आपका 60 मार्क्स से 100 बच जाएगा 20 मार्क्स। तो अगर ये चीज कंप्लीट हो जाएगा बाबू तो 20 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन बच गया वो इजिली कंप्लीट हो जाएगा एलिमेंट्री मैथ, है ना। ये चीज स्ट्रॉन्ग करना है। तो चलिए आज जानते हैं हम लोग रिलेशन के बारे में कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेशन में। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट, लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर क्यू स्टार बाय ए रिलेटेड टू बी। अब देखिए बाबू जब ए रिलेटेड टू बी रहा तो क्या बना मेरा रिलेशन, तो ये बन गया मेरा ए इज इक्वल टू 1/b, है ना। अब हमको इस पर चेक करके बताना कि रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए आप लोग को हल्का सा बता देते हैं, नहीं जिसको आता हो जो बच्चा लोग को क्या होता है बाबू रिफ्लेक्सिव, कि मान लीजिए अगर रिलेशन को ए रिलेटेड टू ए है ना, ए रिलेटेड टू ए है, या मान लेते हैं कि कोई रिलेशन ए रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू बी है, और यहां जो है से ये जो इस तरह इक्वेशन बन के आया ये आपका a बराबर b के रूप में है ना। तो मान लीजिए बाबू आपको चेक करना सेम एलिमेंट पे a रिलेटेड टू a में चेक करना। अगर यहां अगर a बराबर a आ गया इसका मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है ना। सिमेट्रिक में क्या चेक करना है, इसका उल्टा बाबू a रिलेटेड टू b है तो ये कंडीशन बन रहा है। अगर b रिलेटेड टू a रहा, b रिलेटेड टू a रहा तो क्या आ जाओगा, तो हो जाएगा b इज इक्वल टू a। तो इस केस में ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। मतलब रिफ्लेक्सिव में चेक करने के लिए क्या करते हैं बाबू, सेम एलिमेंट में चेक करते हैं। ए में चेक किए तो सेम एलिमेंट में ए में चेक किए तो ये रहा। अगर दोनों मतलब ये जो इक्वेशन दे रखा बाबू, ये रिलेशन जो दे रखा, अगर उस केस में दोनों बराबर आ तो उस केस में बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव है। अगर सिमेट्रिक चेक करना बाबू तो जो ए रिलेटेड टू बी है तो ये चीज दे रखा, अगर उसको उल्टा करके हमको देखना बाबू, अगर उल्टा करके देखेंगे तो वापस अगर ये इसी के इक्वल आ जाएगा तो बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव में क्या करना होता है कि ए रिलेटेड टू बी दे रखा, हम लोग को मान लेना पड़ता है कि एक रिलेशन जो है जो बी रिलेटेड टू सी है, और जब बी रिलेटेड टू सी रहेगा तो क्या आ जाएगा बाबू, बी बराबर सी, है ना। अब हम लोग को इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का उपयोग करके हमको क्या निकालना होता है, तो हमको निकालना होता है कि एक रिलेशन है जो ए रिलेटेड टू सी रहेगा। ए रिलेटेड टू सी का मतलब क्या चाहिए, ए इज इक्वल टू सी। मतलब आप हमको ये दोनों इक्वेशन का यूज करके बाबू ऐसा इक्वेशन निकालना कि ये जो है ये दोनों का यूज करके हमको ऐसा इक्वेशन निकालना कि ए बराबर सी आ जाए। जब ए बराबर सी आ जाएगा तो वहां से ए रिलेटेड टू सी मिल जाएगा। अगर ऐसा करने में सक्षम हो गए तो ये बन जाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। सिंपल सा है। कोई सा भी रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहते तो सेम एलिमेंट में चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना चाहते हैं तो कोई सा भी रिलेशन डिफाइंड किया गया है उसका जस्ट रिवर्स करके चेक कीजिए। और ट्रांजिटिव चेक करना चाहते हैं तो कोई रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन खुद से मान लीजिए और उस दोनों इक्वेशन का जो दिया हुआ सो और जो माने सो दोनों रिलेशन का यूज करके एक ऐसा रिलेशन डिफाइंड कीजिए जो आपका ए रिलेटेड टू सी है। मतलब फर्स्ट वाला रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट हुआ और जो मान है उसका लास्ट एलिमेंट हुआ तो ए रिलेटेड टू सी है ना। तो ये बन जाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आ गया। आते इसी क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं बाबू और बढ़िया से क्लियर होगा। जैसे अब मेरा रिलेशन दे रखा है कि ए रिलेटेड टू बी है तो ए इज इक्वल टू 1/b है। हमको सबसे पहले क्या चेक करना है, तो सबसे पहले चेक करना है हमको रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट में चेक करना होगा बाबू, ए रिलेटेड टू ए। अब यहाँ बाबू ए रिलेटेड टू ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1/a। अगर a रिलेटेड टू b रहा बाबू तो a इज इक्वल टू 1/b है। लास्ट वाला का डिवाइड में आ गया, यहाँ लास्ट में a है तो यहाँ लास्ट में डिवाइड में आ गया। अब आप ही लोग से पूछ रहे बाबू कि बताइए क्या बताना कि कोई भी एलिमेंट अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है क्या। मान लीजिए हम 5 को एलिमेंट लिए तो 5 का क्या कभी 1/5 के इक्वल होगा क्या, कभी भी नहीं इक्वल होगा। कोई सब एलिमेंट लेते माइनस का 7 लिए बाबू तो ये कभी क्या 1/- का 7 के इक्वल होगा, कभी भी नहीं। मतलब कोई भी एलिमेंट अपने एलिमेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल नहीं होता है। मतलब ये चीज जो बोल रहा है ये डाइजेस्टेबल नहीं है, इसका मतलब ये डाइजेस्टेबल नहीं है तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बना, है ना। सिमेट्रिक में चेक करते हैं, सिमेट्रिक में क्या चेक करना करता बाबू, इसको उल्टा करके ए रिलेटेड टू बी रहा तो ये हो जाएगा, अगर बी रिलेटेड टू ए रहा तो क्या होगा,
तो b रिलेटेड टू a रहा तो क्या होगा, तो b इज इक्वल टू 1/a होगा। इस चीज को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं बाबू, कि इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, इस चीज को जो है सो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, और ही लिख देते हैं ना, यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1/b, a इज इक्वल टू 1/b, क्योंकि यहाँ b को इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, a को यहाँ लेता है b को यहाँ लेता है, a बराबर b। अब देखिए अगर b a रिलेटेड टू b रहा तो ये इक्वेशन आया, b रिलेटेड a रहा तो भी मेरा यही इक्वेशन आ गया। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, तो ये आपका सिमेट्रिक तो है। अब ट्रांजिटिव पे चेक करते हैं, a रिलेटेड टू b रहा तो ये हो गया बाबू, हम लोग एक रिलेशन मानना होता है, क्या मानना होता है कि b रिलेटेड टू c रहा, तो b रिलेटेड टू c रहा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा b इज इक्वल टू 1/c, है ना। अब इसका और इसका यूज करके बाबू, इसका और इसका यूज करके हमको कौन सा रिलेशन निकालना है, तो हमको निकालना है कि a रिलेटेड टू c हो जाए, और a रिलेटेड टू c होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो a इज इक्वल टू 1/c होना पड़ेगा। अब इस दोनों रिलेशन का यूज कीजिए बाबू, हम यहाँ देखिए b का टर्म को हटाना पड़ेगा क्योंकि b तो हारना नहीं चाहिए, a और c में बात होगा, तो b का अगर हटाएंगे बाबू तो बताइए b को वैल्यू अगर यहां से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a, तो 1/a जो है सो इक्वल हो जाएगा 1/c के। अब यहाँ क्या है, a बराबर c आ गया, जब a बराबर c आया बाबू तो क्या ये मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन बना, नहीं, ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा गुरुजी, a रिलेटेड टू c, a रिलेटेड टू c का मतलब क्या है गुरुजी, तो फर्स्ट वाला इज इक्वल टू 1/c, है ना। अब यहाँ क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो मेरा सिर्फ रिलेशन क्या बाबू, सिमेट्रिक। किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन को आप लोग को सोचना है, इसी तरह बनाना बाबू, अब इतना लिखना नहीं हर क्वेश्चन में, ये आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आप लोग को हम समझा रहे हैं तो लिख के समझाएंगे ताकि आप लोग बाद में कभी भी वीडियो देखो तो पता चल सके कि कैसे आम इमली कटहर लिखा है ना। लेकिन आप लोग को इसमें देखिए एक बात बता देते हैं आप लोग को, जो कहते हैं ना कि शॉर्ट ट्रिक बताए, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता बाबू, ऐसा कुछ नहीं होता शॉर्ट ट्रिक। यदि किसी टॉपिक के बारे में आपको बढ़िया से नॉलेज रहा ना तो आप खुद बना दीजिएगा उसको बिना शॉर्ट ट्रिक किए हुए। कहने का मतलब है कि यदि आपको कोई टॉपिक के बारे में खुद पता रहा, अब देखिए हमको पता है कि अगर हम ट्रांजिटिव बनाना है तो ए रिलेटेड टू बी इतना होता है, बी रिलेटेड टू सी मानते हैं और हमको ए रिलेटेड टू सी निकालना, तो कहा इतना ताम झाम करेंगे बाबू, ये सब चीज में कहा लिखेंगे, हमको पता है बराबर बी है, बी बराबर 1/c होगा, इसको इक्वेशन को यूज करेंगे, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ में आया। तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो शॉर्टकट आप खुद बना सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए सच दैट आर इज इक्वल टू आर इनवर्स देन आर इज। अब देखिए आर जो आर इनवर्स के इक्वल है, तो हमको पूछ रहा है कि रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा। मान लेते बाबू कि आर हमको एक रिलेशन लिए, मान लिए हमने लिए 1 2 है ना, कोई रिलेशन मिलिए जगह में एक ऑर्डर पेयर है 1 2, इसका अगर इनवर्स निकालेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 है ना, 2 1 हो जाएगा। अब बताओ बाबू दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये और ये इक्वल है, तो 1 2 2 1 ये किस में आता है बाबू, जो अभी तुरंत बताया, भी नहीं बताया ना, अभी कैसे नहीं बताया, बतेबे किए सिमेट्रिक में क्या बताया कि ए रिलेटेड टू बी रहा तो ये, तो हमको क्या चेक करना पड़ता है कि बी रिलेटेड टू ए अगर उस रिलेशन में तो वो आपका क्या चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन है ना। तो यहाँ ए रिलेटेड टू बी किए तो हो गया 1/2, दोनों इक्वल दे रखा है। अब यहाँ दोनों इक्वल का मतलब क्या चाहिए, 1 2 को हटाकर हम 2 1 भी लिख सकते हैं। तो एक रिलेशन ऐसा बाबू जिसके अंदर मेरा a 1 2 और 2 1 भी है ना, 1 2 और 2 1 भी है, और हमसे पूछ रहा कि कौन सा रिलेशन है, ऐसा ही है, दोनों इक्वल दे रखा बाबू, मतलब 1 2 को हटा के आप 2 1 भी लिख सकते हैं, 2 1 को हटा के 1 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक ऐसा रिलेशन लिख रहे ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए, दोनों में मतलब दोनों एलिमेंट को लिख दिए है ना, इसको हटा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक ऐसा रिलेशन ले लिए जिसमें ये दोनों एलिमेंट पे। अब देखिए आप लोगों को सिमेट्रिक का क्या डिफिनेशन बताया, सिमेट्रिक का डिफिनेशन बताया कि अगर ए रिलेटेड टू बी रिलेट कर रहा है तो बी रिलेटेड टू ए भी रिलेट करना चाहिए। देखिए यहाँ ए रिलेटेड टू बी है, 1 2 अगर मान लेते हैं एक रिलेशन बना रहा है तो यहाँ 2 1 भी एक रिलेशन बना रहा है बाबू, तो इस केस में ये रिलेशन जो है आपका क्या बनेगा, सिमेट्रिक रिलेशन। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। रिफ्लेक्सिव तो बनेगा नहीं, 1 1 को सुन लेंगे हम, तो ट्रांजिटिव बनेगा नहीं, एक रिलेशन में है जैसे 1 2 2 1 तो 1 1 होना चाहिए, नहीं है फर्स्ट और लास्ट, तो ये भी नहीं है, तो मेरा क्या बन गया, सिमेट्रिक रिलेशन। और ये याद रखिएगा जब भी आपका r इज इक्वल टू r इनवर्स है बाबू, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका एक सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि x इक्वल टू 1 2 3 4 है, देन द रिलेशन r इक्वल टू इतना दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन होगा। अब देखिए 1 2 3 4 है तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, सेम एलिमेंट में डिफाइन होना पड़ेगा, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 तो होना ही पड़ेगा क्योंकि 4 एलिमेंट है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है आपका, है ना। सिमेट्रिक में चेक करते हैं। अब देखिए आप लोग को हम बता देते हैं हमेशा, क्या बताते हैं कि जब भी आपको रिलेशन चेक करने के लिए दिए, खासकर ट्रांजिटिव, तो आपको ये चेक करने के लिए नहीं बैठ जाना कि कहां कैसे हो रहा है, आपको ये चेक करना है कि कम से कम एक एलिमेंट को भी आप ऐसा चेक करने में काबिल हो गए कि अगर ए रिलेटेड टू बी कर रहा है रिलेशन में, बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू सी कर रहा है, लेकिन ए रिलेटेड टू सी नहीं कर रहा है, ए रिलेटेड टू सी नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। तो आपको मेन फोकस यही करना है कि ये चीज वो कहां नहीं बन रहा है, कहां बन रहा है वो नहीं फोकस करना, कहां बन रहा तो बड़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए आपको क्या फोकस करना कि कहां नहीं बन रहा है, समझ में आया कि कहां नहीं बन रहा है। अब ये तो रिफ्लेक्सिव चेक कर ले, सिमेट्रिक चेक करते हैं 3 2 3 2। अब देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 ये तो आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है ना ये रिलेशन, तो इसमें इसलिए इसमें दिमाग नहीं लगाना। अब जो बच गया उसमें देखते हैं, 3 2 2 3 है एकदम है, 2 1 1 2 एकदम है, मतलब ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी बन गया। अब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक देखिए आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक किसमें बोला है, इसमें बोला रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, इसमें भी बोला है, और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव इसमें नहीं है, और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, बच गए सब दोनों रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट ट्रांजिटिव। तो दो ऑप्शन हम चेक करते हैं। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने का क्या आदत है बाबू, आप लोग को तुरंत बताया हम कि आपको चेक करना क्या, जैसे ध्यान देखिए 3 2 तो 2 3 तो 3 3 है, 3 3 है। रिलेशन चेक कैसे किया जाता है अभी तुरंत ना बता बाबू कि ए रिलेटेड टू बी, ट्रांजिटिव कैसे चेक किया जाता है कि ए रिलेटेड टू बी अगर उस रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, आपको मान लेना है कि बी रिलेटेड टू सी जो है, बी रिलेटेड टू सी ये भी आपका बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, तो आपको दिखाना क्या हो कि ए रिलेटेड टू सी इस रिलेशन में बिलोंग्स करे, है ना। अब यहां देखिए उसी तरह किए बाबू 3 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, एकदम कर रहा है, 2 3 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, वो भी कर रहा है। अब ए सी मतलब 3 3 भी बिलोंग कर रहा है, एकदम बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हुआ नहीं, अभी देखना नहीं है तुरंत। नेक्स्ट में देखते हैं 3 2 है बाबू, 2 1 है, ए बी है बी सी है, तो ए सी करना चाहिए, ए सी मतलब 3 1 है, किसी में एकदम नहीं है बाबू, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो बस आपको यही देखना है, आपको क्या दिख रहा है वो नहीं दिखाना है, आपको एक एलिमेंट ऐसा भी एक एलिमेंट ऐसा पकड़ना है जो उस रिलेशन को दिखा ही नहीं रहा, उस रिलेशन में दिखाई ना रहा हो, समझ में आया। आपको ये प्रूफ करके नहीं ले जाना है कि हाँ ट्रांजिटिव ये हो रहा है, ये नहीं करना। हम देखो एक एलिमेंट ढूंढ लिए 3 2 2 1 है, 1 2 3 1 नहीं, खत्म करें, ट्रांजिटिव नहीं है, आगे चेक करने को आवश्यकता नहीं इसके, समझ में आ गया। तो रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, किस नंबर ऑप्शन में, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3। अब 1 2 3 कोई सेट में एलिमेंट दे रखा 3, हमको पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना हो सकता है। इक्विवेलेंस रिलेशन आप बात आता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बाबू, तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, इक्विवेलेंस रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, है ना। जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो तीनों है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमसे पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना इक्विवेलेंस रिलेशन लिख सकते हैं जिस सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट हो। लिखते क्या करके बाबू, पहले को तो लिख सकते हैं हम 1 1 2 2 और 3 3। ये आपको बताया तुरंत बाबू, क्या बताया कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, केवल सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन रह गया। केवल रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है कि खाली 1 2 1 1 2 2 3 3 रहा, इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव के अंदर आता है। तो ये 1 1 2 2 3 3 रहा बाबू, सेम एलिमेंट के साथ रहा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों बन जाता है, समझ में आ गया। दूसरा का में चेक करते हैं, दूसरा का में और कोई क्या हो सकता है इक्विवेलेंस रिलेशन में, तो हो सकता है आपका 1 1 2 2 3 3 3 3, फिर आपका ऐसा हो सकता है 1 2 2 1, है ना। ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है, 1 2 2 1 तो 1 1 है एकदम, है ना। आते हैं और तीसरा का रिलेशन क्या बन सकता है, तीसरा का रिलेशन बन सकता है बाबू 1 1 2 2 3 3 1 3
और 3 1, ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है ना, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि 1 3 3 1, तो ये आपका सिमेट्रिक भी बन रहा है, और 1 3 3 1 1 1 भी बन रहा है, ये आपका ट्रांजिटिव भी बन रहा है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और क्या हो सकता है? तो और हो सकता है आपका बाबू 1 1 2 2 3 3 2 3 और 3 2, है ना। ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है। देखिए ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। 2 3 3 2, तो 2 2 है, एकदम है। अब ये पांचवा आपका क्या हो सकता है? तो पांचवा आपका बना सकता है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 और 2 3 3 2, ये आपका 3 2 है ना। ये आपका एक और इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है। ये भी आपका क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप लोग से निवेदन है, नम्र निवेदन है क्या बाबू, कि ये पांचों क्या वाला होगा। कोई भी अगर छठा मिल जाता तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हाँ गुरुजी ऐसा भी एक रिलेशन है जो इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है इस तीनों एलिमेंटों के माध्यम से, है ना। ये आपका 5 ही रिलेशन होगा बाबू, जो इस एलिमेंटों के माध्यम से 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है। तो हमसे वही पूछा कि मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम नंबर जो है इस मतलब सेट के अंदर मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन कितना बन सकता है? 1 2 3 4 5। 5 किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एज x रिलेटेड टू y इफ 2x प्लस का y, क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस का y, 2x प्लस का y लेस देन इक्वल टू 5, है ना। देन द रिलेशन आर क्या? अब देखिए बाबू ये x रिलेटेड टू y, ये आपका क्या? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर को। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से इन्फिनिटी तो गया, ये आपका नेचुरल नंबर है। अब देखते हैं हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या? सेम एलिमेंट रख के देखना होगा। तो 2x प्लस का x ये लेस देन इक्वल टू 5, यहां से आपका 3x आ जाएगा और लेस देन इक्वल टू 5, और यहां से जो है आपका x क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू 5/3। अब ये तो आपका 5/3 मतलब ये तो आपका पॉइंट में आ जाएगा, रैशनल नंबर। तो ये आपका बना ही का अंक नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये साफ साफ है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है ना। ये तो बोला बाबू, क्या बोला कि x और y दोनों जो है सबका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं है। इसका मतलब साफ ये बन गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक में चेक करते हैं। सिमेट्रिक में कैसे चेक करते हैं? अब ये x रिलेटेड टू y रहा तो ये हो गया, है ना, ये हो गया। अगर y रिलेटेड टू x रहा तो क्या हो जाएगा बाबू? ये आपका रिफ्लेक्सिव चेक है। y रिलेटेड टू x रहा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 2y और प्लस का x, ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5, है ना, लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए बाबू हम मान लिए इस, यहां देखिएगा इस इक्वेशन में हम लोग जो है x का वैल्यू ले लिए 2 और y का वैल्यू ले लिए 1, तो ये क्या बन गया? 2 दूनी का 4 और प्लस का 1, ये हो गया 5, और 5 लेस देन इक्वल टू 5 है रहा, एकदम हो रहा। मतलब ये जो 2 1 लिए ये वेरी कर रहा है इसमें, मतलब सेटिस्फाई करवा रहा है इक्वेशन को। तो जब ये चीज हुआ, ये x और y का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है बाबू, तो सिमेट्रिक रिलेशन में चेक करने के लिए क्या होता है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई करवा रहा है, तो इसमें भी सेटिस्फाई करवाना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। चेक करते क्रम बाबू, y का वैल्यू क्या रखना है? तो 1 रखना है, 1 रखेंगे। y का वैल्यू ये आपका 2 1, 1 मिनट, 2 दूनी का 4 1 5 हो गया, 5 लेस देन इक्वल टू 5, एकदम ये कर रहा है। अब यहां हमको क्या करना है? तो यहां हमको y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। अब यहां देखिए बाबू हमको x इज इक्वल टू यहां 2 लिए और y इज इक्वल टू 1 लिए ना, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। यहां हमको यहां x इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? तो x इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा और y इज इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहां रिलेशन डिफाइंड किससे बाबू? y रिलेटेड टू x है। जब 1 2 1 है बाबू, फिर बात को समझिए, कंफ्यूज नहीं होना। यहां क्या बाबू 2 1 जो है रिलेट कर रहा है किसके साथ? ये 2 1 जो है रिलेट कर रहा है 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू, मतलब यहां जो रिलेशन बन रहा है ये 2 रिलेटेड टू 1 है बाबू, है ना। तो हमको सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए गुरुजी हमको करना पड़ेगा 1 रिलेटेड टू 2, है ना, 1 रिलेटेड टू 2, यही चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं 1 रिलेटेड टू 2 आ रहा है कि नहीं। सो 1 रिलेटेड टू 2, देखिए वहां 1 रिलेटेड टू 2, तो 1 रिलेटेड टू 2 करेंगे बाबू तो क्या होगा?
है ना। यहां देखिए ये आपका 1 हो जाएगा और 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 और प्लस का 2, 4 ये लेस देन इक्वल टू 5, और ये क्या हो रहा है 4 ये लेस देन इक्वल टू 5 एकदम हो रहा है, तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अच्छा जी, तो ये तो हम एक एलिमेंटों में देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो आप एग्जांपल लेते हैं ना बाबू, ये चीज आपको ऐसा नहीं कि आप एक एग्जांपल लिए और एक एग्जांपल के माध्यम से आप समझा दिए कि ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन बन गया, आपको ऐसा कभी नहीं करना है। आप हमेशा जैसे आप ये जो रिलेशन दिया बाबू, तो ठीक आप ये रिलेशन दिया हुआ मानते हैं रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको एक रिलेशन मतलब कोई सा भी एक पार्टिकुलर वैल्यू ले लिए जगह में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है, मतलब ये बन गया आपका क्या चीज सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन वही बता रहा है आप लोगों कि एक पार्टिकुलर एग्जांपल के माध्यम से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि एक बुक किसी व्यक्ति का परिस्थिति नहीं बता सकता है वो कैसा है नहीं है, सो उसी तरह आपका एक एग्जाम्पल नहीं बता सकता कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। आप इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक चीज और सिखाने वाले, क्या सिखाने वाले सुनिएगा। जैसे भी वो 2 1 लिए बाबू, तो 2 1 लिए तो 2 दूनी का 4 1 5 लेस देन इक्वल टू 5 ये सेटिस्फाई करवा रहा है, तो 2 1 पर तो ये रिजल्ट एप्लीकेबल हो गया। 2 1 लिए तो ये हो गया, अगर 1 2 लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस का 2 प्लस का 2, ये भी सेटिस्फाई करवा रहा है। अब मान लीजिए हम अगर हम r का वैल्यू, अगर हम x का वैल्यू, यहां जो है x रिलेटेड टू y है, अगर यहां हम लेते हैं बाबू क्या ले लेते हैं, तो यहां लेते हैं हम, जैसे यहां x y क्या बोला, कोई सा भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, तो यहां हम ले लिए बाबू x की जगह पर 2 है ना, और y की जगह पर भी हम 3 ले लिए। समझिएगा नहीं, x की जगह पर 1 लिए, x की जगह पर 1 लिए और y की जगह पर 3 ले लें। जब x के बराबर 1 लिए y बराबर 3 लिए बाबू, तो बता यहां क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुरुजी 2 और प्लस का 3, ये इज इक्वल टू 5 होगा और लेस देन इक्वल टू 5 होगा, मतलब ये 2 3 पर वेरी कर रहा है, मतलब 2 3 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करवा रहा है, कर रहा है, एकदम कर रहा है जो गुरुजी। जब 1 3 पर ये रिलेशन में सेटिस्फाई कर रहा है तो सिमेट्रिक चेक करना है, तो इसका मतलब 3 1 पर भी चेक करना होगा, 3 1 पर भी कर रहा नहीं, देखते हैं यहां 3 1 पे, 3 1 पर चेक करेंगे बाबू, तो ये क्या बनेगा 3 दूनी का 6 और प्लस का 1, ये क्या हो जाता है 7। अब यहां लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 5। अब बताइए कंडीशन में एकदम डाइजेस्टेबल है, एकदम नहीं है, 5 बड़े 7 से बाबू ना है बाबू, इसका मतलब ये रिलेशन में सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बना। वही बात आपको हम समझाना चाह रहे थे। क्या समझाना चाह रहे थे इस क्वेश्चन में, हम आपको ये समझाना चाह रहे थे बाबू कि हम जैसे एग्जांपल के थ्रू से चेक कर रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है, तो आप लोग तो तेज हैं ही बहु, आप एक ऐसा नंबर ले लिए जाकर में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ससुरा यो कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है। देखिए ये कंडीशन यहां भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहां भी सेटिस्फाई हो रहा है, 2 1 पे 1 2 पे, तो आप इसी के मदद से नहीं कर सकते कि आपका सिमेट्रिक रिलेशन बन गया बाबू, ये याद रखिएगा। इसीलिए हमेशा आपको कहते हैं कि जब भी आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है तो हमेशा आप एक ऐसा एलिमेंट ढूंढिए जो वो प्रूफ नहीं करे, और आपको हमेशा वही करना है, आपको हमेशा इस किसके पीछे भागना कि प्रूफ ना होवे, कि वो आपका जो सिमेट्रिक रिलेशन ना बने, वो जो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन ना बने, तब आंसर के थ्रू मतलब आंसर के पास पहुंच सकते हैं आप, अन्यथा पीछे ही लटक जाएंगे। जैसे देखिए हम जो है सो एक इसलिए हम एग्जांपल लेके दिखाए बाबू, यहां 2 1 लिए और 1 2 लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दिया, आप लोग तो तुरंत टिक मार के आ जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन भी है। लेकिन देखिए हम एक ऐसा एलिमेंट ले लिए 1 3 लिए बाबू, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, लेकिन सोच रहा 3 1 लिए तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करवा रहा। इसका मतलब अगर सेटिस्फाई करवा तो सभी में करवाना चाहिए ना, तो 3 1 और 1 3 में कान करवाया, इसका मतलब ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो आपको क्या करना, तो हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बस यही सिर्फ समझाने वाले हैं कि आपको जब भी चेक करने के लिए बोले सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, तो आपको ये चेक करके नहीं बैठना कि कहां से हो रहा है, ये चेक नहीं करना, आपको हमेशा ये चेक करना कि कंडीशन प्रूफ कर दे कि ये नहीं हो रहा है ना, आपको हमेशा ये प्रूफ करना कि ये नहीं हो रहा है। समझ में आ गया, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है बच्चों वालों। आप चेक करते हैं हम लोग किसमें, तो आप चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ये रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लिए, सिमेट्रिक के लिए आप ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए y x रिलेटेड टू y रहा तो ये हो गया, अब y रिलेटेड टू मान लिया बाबू z है ना, तो ये मानना पड़ता y रिलेटेड टू z रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2y प्लस का z लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब आपको दिमाग लगाना है यहां, जैसे अभी हम ले लिया x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3 ले लिया बाबू, तो ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, बिल्कुल करवा रहा है। यहां देखिए x इज इक्वल टू 1 लिए थे और y इज इक्वल टू 3 लिए, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, 3 2 5। अगर y इज इक्वल टू 3 लेंगे बाबू,
y इज इक्वल टू 3 लेंगे और z इज इक्वल टू क्या ले लिए, तो हम z इज इक्वल टू जो है सो 2 ले लिए, 2 ले लिए, z इज इक्वल टू 2 ले लिए। तो अब देखते हैं क्या होता है। सो अब देखिए यहाँ 2 लिए बाबू, 2 लेंगे तो यहाँ हल्का सा, क्योंकि ये चीज जो हम माने कि ये y रिलेटेड टू z है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा माने हम, तो यहाँ तो हमको करवाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम z बराबर 3 और यहाँ 3 दूनी का 6, ये 3 तो काम नहीं बनेगा बाबू, हमको तो ऐसा मानना है ना बाबू यहाँ। तो यहाँ जो है सो आपको करना पड़ेगा गुरुजी चेंज, और चेंज आपको ये करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ है ये लिखा हुआ है 2x प्लस का y, तो यहाँ जो बाबू से x का वैल्यू लेते हैं 2 और y का वैल्यू ले लेते हैं 1, है ना। तो यहाँ y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और z इज इक्वल टू जो है बाबू सो हम लोग क्या ले लेते हैं, तो ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, है ना। 3 दूनी का 5 हो गया ना, हाँ एकदम हो गया। अब देखिए अब ये देखिए हम लोग जो माना ये x, ये जो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 है बाबू, ये किसके लिए मान है, तो ये मान है जब आपका x रिलेटेड टू y रहा, तो x रिलेटेड टू y रहेगा तो क्या होगा 2x प्लस का y लेस देन इक्वल टू 5। देखिए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है ये वैल्यू, तो 2 दूनी का 4 प्लस का 1 5 होता है, लेस देन इक्वल टू 5 एकदम सही कर रहा है। तो ये वैल्यू तो है बाबू, हम जो माने बाबू वो वैल्यू सेटिस्फाई करवाना है बाबू। 1 माने हम ये y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1 पे ये रखेंगे यहाँ तो 2 प्लस का 3 5, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है। ये आपको क्या बनेगा, तो ये बनेगा y रिलेटेड टू z, है ना। अब हमको चेक करना, क्या चेक करना, ये चीज माने हैं तो दोनों चीज सही हो गया। अब हमको क्या चेक करना कि x रिलेटेड टू z रहे। अब x रिलेटेड टू z माने का मतलब क्या है बाबू, x रिलेटेड टू z का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है गुरुजी कि 2x और प्लस का z होना चाहिए, 2x प्लस का z, ये लेस देन इक्वल टू 7 होना चाहिए। अब देखिए 2x बाबू 2 दूनी का 4, यहाँ देखिए 2 दूनी का 4 और प्लस का 2 दूनी का 4 और z कितना 3, तो 3 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया 7, ये लेस देन इक्वल टू 5 है, एकदम नहीं है। तो ये आपका कौन से क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, एकदम नहीं है ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया। देखिए अब इसमें हम क्या प्रूफ करने में लग गए हैं, तो हम ये प्रूफ करने में लग गए हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन किसी तरह हम नहीं दिखा दें, है ना। तो यहां देखिए हम जो एक चीज जो दिया हुआ बाबू, ये चीज दिया हुआ है, तो हम मान लिए कोई वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, देखिए 2 और 1 पे ये वैल्यू सेटिस्फाई करवा रहा है, एकदम करवा रहा है। एक वैल्यू हमको और खुद से मानना है, जो भी ये जो अब ये वैल्यू माने हैं ये रिलेशन y रिलेटेड टू z 2y प्लस का z लेस देन इक्वल टू 5 है, तो यहां भी आपको y और z वो वैल्यू मानना बाबू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो यहां भी मान लिया y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया आपका 2 और 3 2 5 हो गया, 5 लेस देन इक्वल टू 5 एकदम हो गया। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करवा रहा है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है तो इस दोनों कंडीशन के माध्यम से आपको हमको ये समझाइए गुरुजी कि x रिलेटेड टू z हो रहा है कि नहीं। अगर ये होगा तो ये आपका ट्रांजिटिव बन जाएगा, अगर नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। लेकिन यहां से आ गया 7, ये 7 लेस देन इक्वल टू 5 है नहीं, इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। समझ में आया। तो ये है क्या सिर्फ, तो ये आपका कुछ नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो नॉन ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था बाबू, और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को उम्मीद करते बहुत कुछ समझा दिए, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि R एक रिलेशन है ऑन सेट M है एंड I A है, डिनोट करता है द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन M है, देन R इज एंटीसिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। आप पहले एंटीसिमेट्रिक तो जाना कि एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो देखिए बाबू एंटीसिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं। मान लेते हैं कि आपका ए बी कोई ऑर्डर पेयर है ना, ये ऑर्डर पेयर लिखते हैं जो रिलेशन से उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। आपका बी ए बी कोई ऑर्डर पेयर है जो उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो अगर तब अगर ए बराबर बी हो तबे बोलेंगे कि ये रिलेशन वा जो है आपका एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। समझ में आया। मान लिया क्वार्टर पे ए बी है जो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बी ए भी मान लिया जो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अगर ए बराबर बी आ गया तो इसी केस में बोलेंगे कि ये रिलेशन आपका क्या है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। अब आते हैं ऑप्शन में, पहले का क्या कह रहा है कि आर इज इक्वल टू आर इनवर्स, आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। मान लिए बाबू हम आर इज इक्वल टू ले लिए, इसके अंदर ऑर्डर पे ये लिए बाबू ए बी, है ना। ए बी चलिए यहाँ वेरिएबल चेंज कर देते हैं, एक्स वाई कर देते हैं, एक्स वाई, है ना। अब इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा बाबू, तो इसका इनवर्स निकाल दो, एलिमेंट बच्चे पलट देना ऑर्डर पेयर हुआ, ये हो जाएगा आपका गुरुजी वाई एक्स, है ना। अब दोनों के इक्वल बोल रहा है गुरुजी, तो आर इज इक्वल टू आर इनवर्स, आर इनवर्स यहाँ आर की जगह पर क्या है, तो आर की जगह पर है एक्स वाई, और आर इनवर्स की जगह पर क्या है, तो वाई एक्स है।
अब ये दोनों रिलेशन इक्वल है बाबू, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, इसका मतलब ये जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट हुआ है इसके फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट हुआ ये इक्वल रहेगा, और इसके जो सेकंड नंबर पे पोजीशन पे जो एलिमेंट है इसके सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो इक्वल रहेगा। तो यहाँ क्या गया x बराबर y, यही ना आ गया। तो अभी तुरंत में बताएं बाबू कि आपको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं। यहाँ देखिए r हम एक एलिमेंट लिए, यहाँ दोनों जो है सो r से दिखा रहे हैं, दोनों एलिमेंट जो से दिखा रहा है कि r में बिलोंग कर रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दूसरा इनवर्स ले लिए बाबू, यहाँ r है दिखा रहा है कि x y में बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन यहाँ सोच रहे हैं यहाँ r के जगह पर r इनवर्स ले लिए जो दिखा रहा है y x में बिलोंग, मतलब ये r इनवर्स है एक रिलेशन है जो y x है उसके अंदर ऑर्डर पेयर हुआ। दोनों जब इक्वल दे रहा बाबू तो वहां से मेरा रिलेशन क्या निकल के आ जा रहा है x इक्वल टू y। जब x इक्वल टू y निकल, जब आप दो एलिमेंट लिए, देखिए यहाँ भी दो एलिमेंट लिए a b, और ये जब a बराबर b निकल के आ जाए उसी तरह यहाँ x बराबर y निकल के आ जाए, तो उस केस में कहेंगे कि ये रिलेशन आपका क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ बाबू, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये कंडीशन आपका सही हो सकता है, यूनियन वाला तो होगा ही नहीं, ये कंडीशन आपका सही हो सकता है, लेकिन अगर हमें दिक्कत क्या चाहिए कि अगर आपका r इक्वल टू 5 हो गया बाबू, r इक्वल टू 5 हो गया तो ये रिलेशन आपका गड़बड़ा देगा, है ना, क्योंकि 5 जो है सबसेट नहीं होता है आइडेंटिटी रिलेशन का। आइडेंटिटी रिलेशन में कम से कम एक एलिमेंट तो रहेगा, एक एलिमेंट करने का मतलब है अगर r इक्वल टू 5 ले लिए और एक अंदर कोई सेट के अंदर a एलिमेंट ले लिए, तो ये कंडीशन हो जो बाबू, ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाएगा, है ना। या तो ये भी हो सकता है आंसर, लेकिन यहाँ 5 जब ले लेंगे रिलेशन के अंदर और ए सेट के अंदर कोई एलिमेंट एक एलिमेंट ले लेंगे तो ये रिलेशन आपका गड़बड़ा जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में चले जाएंगे जिसमें r इक्वल टू r इनवर्स होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट कह रहा है कि r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8 दे रखा है, बी अ रिलेशन ऑन एन देन द डोमेन ऑफ r इज। तो डोमेन क्या है r का, तो रिलेशन में डोमेन क्या होता है, तो जो ऑर्डर पेयर वाला लिखे गुरुजी उसका फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है सो वही आपका डोमेन रहता है, और जो लास्ट और सेकंड वाला एलिमेंट रहता है उसको बोलते हैं रेंज। चलिए बाबू इसको पहले निकालते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8 है ना। यहां से 2y बराबर 8 माइनस का x लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक रिलेशन लिख रहे हैं बाबू, एक रिलेशन लिख लें हम। देखिए x का वैल्यू x y जो दोनों है बाबू, ये जो आपका रिलेशन है ये आपका देखिए डिफाइंड है किसमें, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 से होगा स्टार्ट, है ना। अब देखिए यहाँ अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे बाबू लोग, तो 1 रखेंगे तो 8 में 7 जगह क्या बचेगा, 8 में 1 जगह तो 7 बचेगा, ये बन जाएगा 7/2। तो ससुरा ये 7/2 नेचुरल नंबर है कहाँ, तो ये 1 तो रखाएगा नहीं गुरुजी, है ना, 1 तो रखाएगा नहीं, तो 2 रखते हैं। 2 रखेंगे तो क्या होगा, 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा, तो ये जाएगा 2 3 का 6, दोनों नेचुरल नंबर आ रहा मतलब एकदम होगा गुरुजी। 3 रखेंगे बाबू तो 8 में 3 जाएगा तो 5, 5/2 बनेगा, ये भी नहीं होगा। 4 रखेंगे बचवा लोग तो 8 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और 4 का आधा क्या हो गया 2, ये भी हो जाएगा। 4 के बाद 5 रखेंगे तो 5 में भी नहीं होगा। 6 रखेंगे गुरुजी तो 6 में भी काम बन जाएगा। 6 रखेंगे यहाँ तो 8 में 6 गया तो 2 बचा, 2 को 2 से भागा देंगे तो बनेगा 1, है ना। 7 तो रख नहीं सकते हैं, 8 भी रख नहीं सकते हैं, तो ये मेरा 3 रिलेशन बन गया, मतलब 3 ऑर्डर पेयर है एक रिलेशन के अंदर, ये बन गया मेरा। अब हमको उसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन किसको बोलते हैं बाबू, तो डोमेन इस रिलेशन का अगर हमको डोमेन निकालना है, याद रखिएगा किसी भी रिलेशन का डोमेन निकालना रहता है तो उसका फर्स्ट वाला एलिमेंट हुआ था, जो ऑर्डर पेयर वाला लिखा है उसका फर्स्ट वाला एलिमेंट हुआ क्या है 2 4 6, तो ये हो गया 2 4 और 6। और कहीं आपको रेंज निकालने के लिए बोल दे बाबू, कहीं आपको रेंज निकालने के लिए बोल दे उस रिलेशन का रेंज क्या है, तो रेंज कैसे निकलता है, तो उसका सेकंड वाला एलिमेंट मतलब 3 2 और 1, ये आपका रेंज बन जाएगा। तो डोमेन निकल के क्या आ गया 2 4 6, 2 4 6 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ, डोमेन रेंज निकल जाएगा बाबू। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि n इज इक्वल टू, मतलब कोई सेट है जिसके अंदर m एलिमेंट है, a के अंदर b के अंदर n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पॉर्टेंट रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम a टू b। अब यहां से आता कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में तो पैसे कैसे निकले, कितना होगा 100 तो जान ले गुरुजी, तो नॉन इम्पॉर्टेंट तो निकाल भी करेंगे। तो देखिए बाबू याद रखिएगा जब भी आपका रिलेशन a से b में डिफाइंड है और a के अंदर अगर आपका m एलिमेंट है और b के अंदर n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ अगर रिलेशन पूछे निकालेगा बाबू, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपको पूछे तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है 2 के पावर में m इंटू में n, है ना। अब देखिए उसी तरह यहां लगाते लॉजिक
यहाँ कैसे बनाएंगे, 2 के पावर में ए के अंदर कितना एलिमेंट है m, n के अंदर कितना एलिमेंट है n। अब यहाँ पूछा क्या बाबू, तो यहाँ तो पूछा कि नन, टोटल नंबर ऑफ नन इम्पर्टेड रिलेशन, एक तो नन इम्पर्टेड रिलेशन आएगा इसमें, मतलब 2mn में एक माइनस कर दीजिए, एक इम्पर्टेड रिलेशन आएगा उसमें से एक माइनस कर दिए तो निकल जाएगा टोटल नन इम्पर्टेड रिलेशन, है ना। तो 2 के पावर mn माइनस का 1 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना, कोई दिक्कत। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 a रिलेशन R इज डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू XY जो से बिलोंग्स करता है A एंड XY बिलोंग्स करता है A से, अच्छा जी इससे बिलोंग्स कर रहा है जिसमें X लेस देन Y है। तो पहले रिलेशन में लिख लेते हैं, ये कंडीशन बोला बाबू उस बेसिस से हम रिलेशन लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि x लेस देन y रहना चाहिए, x लेस देन y, x के अंदर अगर मान लीजिए 1 लेंगे तो इससे छोटा मतलब इससे बढ़ रहा है चाहे तो 1 2 हो जाएगा, फिर आपका 1 3 हो जाएगा, फिर आपका 1 4 हो जाएगा और फिर आपका 1 5 हो जाएगा, है ना। उसी तरह अगर 2 लेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 4 और ये हो जाएगा 2 5। 3 लेंगे तो क्या होगा बाबू, 3 4 हो जाएगा और 3 5 हो जाएगा, 3 5। और अगर 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 5, है ना। ये हम पहले रिलेशन डिफाइन कर लें, ये जो कंडीशन दे रखा बाबू उसके बेसिस पे रिलेशन पहले डिफाइन कर लिए। अब आते क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 है ये नहीं सोच रहा, तो ये तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बना। सिमेट्रिक में चेक करते हैं, अब देखिए 1 2 2 1 है क्या, कहीं भी नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं बना। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 तो 1 3 है, 1 3 है, तो 1 3 3 4 1 4 है, 1 4 है, 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 और आपका 5 है ये नहीं कहें, तो वो अकेले है। जिसे कोई एलिमेंट मान लीजिए अगर A B रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, A रिलेटेड टू B, अगर B रिलेटेड टू C रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, तब हम चेक करेंगे कि A रिलेटेड टू C होना होगा कि नहीं। सो अब मान लीजिए आप अगर A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है ये नहीं सोच रहा रिलेशन में, तो कहां से चेक करेंगे, जैसे यहां देखिए 1 5 5 कहीं है बाबू, 5 किसी में नहीं है, स्टार्टिंग में है नहीं है, तो मतलब ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि नहीं है तो कहां से चेक करेंगे, है ना। ये हो गया आपका 2 3, तो आपका 3 4 2 4 है, 2 4 2 4 2 4 है एकदम। उसके बाद देखिए 2 4 2 4 2 4 4 5, तो 2 5 2 5 भी है, 2 5 भी है, 2 5 वाला तो है ये नहीं बाबू, चेक नहीं करना, 3 4 वाला 3 4 4 5 तो 3 5 भी है। इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव बन गया। ट्रांजिटिव किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी बी विल बी द राइट आंसर, ट्रांजिटिव बन गया, है ना। ना रिफ्लेक्सिव बना ना सिमेट्रिक, ये बन गया आपका ट्रांजिटिव, समझ में आ गया। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए आप ये नहीं कहिएगा कि गुरुजी यहां तो आप चेक कर दिए कि ट्रांजिटिव रिलेशन है, हम चेक कर रहे थे कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बने। अब उसके चेक तो आपको यही करना है, आपको दिमाग यही लगाना कि करने से वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बने, लेकिन यहां तो सब बन रहा है, तो फिर कहां से चेक कीजिएगा, वैसा चेक आपको यही करना है, समझ में आया। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब वो राबे ने करके तो नहीं दिखाएगा बाबू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ अ सेट हैज 8 एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या, किसी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट है तो याद रखिएगा 2 के पावर में n स्क्वायर माइनस का n होता है, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब एलिमेंट में कितना बाबू, तो 8 एलिमेंट है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और माइनस का 8, आज 64 में 8 जाएगा कितना बचेगा, 2 के पावर 56। 56 किस नंबर ऑप्शन में, 2 के पावर 56, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन, तो बस ये फॉर्मूला सिर्फ याद है, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, समझ में आ गया। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a रिलेशन r इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय a रिलेटेड टू b इफ a एंड b आर को प्राइम नंबर देन r इज। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर होता है बाबू, को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं बाबू, किसको बोलते हैं, जिसका HCF 1 आवे, है ना। ए भी मान लीजिए कोई नंबर है और जिसका HCF अगर 1 आवे, उसी को हम लोग बोलते हैं ये आपका को प्राइम नंबर है ना। इतना तो आता होगा आप लोग को। अब देखिए हम मान लेते हैं कोई एक रिलेशन ले लिए जिसके अंदर कोई प्राइम डिफाइंड है, कोई रिलेशन कोई नंबर डिफाइंड है। बोला बाबू कि एक रिलेशन आ रहा है जो एक नेचुरल नंबर है डिफाइन कर रहा है ए रिलेटेड टू बी इफ ए एंड बी दोनों जो है सब को प्राइम है। तो ले लिया हम 2 3 है ना, 2 3, फिर ले लिया हम 3 5 और 5 7, ये तीनों ऑर्डर पे लेते हैं, इसी में चेक करते हैं,
है ना, ये ले लिए 5 7। आप सबसे पहले चेक करना बोला रिफ्लेक्सिव, तो बाबू ये तो कभी होगा नहीं, मतलब 2 रिलेटेड 2 रहेगा तो HCF 1 आएगा ही आपका। लेकिन यहां मान लीजिए 2 × 2 लिए तो को प्राइम का मतलब क्या चाहिए, दोनों एलिमेंट ऑफ प्राइम रहे चाहे बाबू, कहने से प्राइम होगा, यहाँ सेम सेम एलिमेंट तो होगा नहीं, मतलब ये काम तो बनेगा नहीं। समझे कि नहीं, बात को समझे कि नहीं। जैसे हम मान लिया दोनों आपका को प्राइम है, तो को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों का HCF 1 आना चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ बाबू 2 2 लेते हैं, है ना, 3 3 लेते हैं, 3 3, हाँ ये तो बन रहा है बाबू, इसका भी HCF 1 आ रहा है, इसका भी HCF 1 आ रहा है ना, 1 1 आ रहा है, तो ये आपका को प्राइम है, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, एकदम है। देखिए को प्राइम क्या होता है कि वैसा नंबर या वैसा ऑर्डर पेयर जिसका HCF 1 आवे, उसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो यहाँ सेम एलिमेंटों के साथ भिड़ाइएगा बाबू, तो ये हमेशा आपका बन जाएगा, जिसका HCF 1 बनेगा, हमेशा आएगा ये। तो ये तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बच्चों लोग, क्योंकि यहाँ देखिए HCF 1 आ रहा है, यहाँ भी HCF 1 आ रहा है। अच्छा जी, अब चेक करते हैं हम लोग क्या चेक सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे बाबू, 2 3 जो है 2 3, इसका हम लोग HCF निकाले तो 1 आया। अगर 3 2 करेंगे बाबू तो इसका भी HCF 1 आएगा, है ना, इसका भी HCF जो है 1 आएगा। तो ये रिलेशन आपका, इसका भी HCF 1 करेंगे, सभी में देखिए 5 7 7 5 सभी में आपका HCF 1 आएगा। इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव में चेक करते हैं, ट्रांजिटिव में क्या चेक करना रहता है, जैसे यहाँ 2 3 3 5 तो 2 5 करना पड़ता है, तो 2 5 का भी निकालेंगे HCF तो 1 आएगा, मतलब ये आपका ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। आपको कौन सा रिलेशन बन जाएगा, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों रिलेशन उसको क्या बोलते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। ये बाबू को प्राइम नंबर दे रखा है, उसके बाद हमको पूछ रहा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट में रख के देखते हैं ना, तो सेम एलिमेंट में रख के देखें 2 2 3 3 ऐसा ही रख के देखते हैं रिफ्लेक्सिव में। अब हम लोग को प्राइम क्या जानते हैं कि दोनों का HCF जो 1 आना चाहिए, HCF जो 1 आना चाहिए, तो 2 2 का HCF कीजिएगा तो 1 ना आएगा बाबू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, तो 1 ही आएगा आपका। तो ये आपका जब 1 1 आ रहा है तो इस केस में कहेंगे कि ये आपका क्या चीज बन गया, ये बन गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव बन गया, सिमेट्रिक बन गया, ट्रांजिटिव बन गया, तो ये आपका क्या बन गया है, इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर बी अ रिलेशन ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड बी डिफाइंड बाय एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स करता नेचुरल नंबर से 2x प्लस का y इज इक्वल टू 41 है, देन आर इज क्या होगा। अब यहां से भी निकाल सकते हैं, ये y इज इक्वल टू अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 41 माइनस का 2x, है ना। अब ये जो आपका रिलेशन दे रखा है वो नेचुरल नंबर में डिफाइंड है ना, तो अगर यहाँ रिलेशन निकालेंगे बाबू तो क्या निकलेगा, पहले 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 39, 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 37, है ना। उसी तरह से हम 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35, 3 उसके बाद 5 पुट करेंगे, 3 के बाद 5 पुट करेंगे तो हो जाएगा 33, ऐसे ही चलते जा रहा है। 1 2 3 4 छूट गया, 4 छूट गया है तो यहाँ 4 होगा, तो 4 पुट करेंगे तो 33, मतलब ये आपका एक बढ़ रहा है 1 2 3 4, और ये जैसे 2 2 घट रहा है। 39 में 37, 37 35, 35 के बाद 39 बाद 37, 37 के बाद 35, और 35 के बाद 33, और 33 के बाद फिर क्या हो जाएगा, 33 के बाद होगा जाएगा आपका 31, 31 के बाद क्या हो जाएगा 29, 29 के बाद क्या हो जाएगा आपका 27, 27 के बाद क्या हो जाएगा बाबू 25, और 25 के बाद क्या हो जाएगा बच्चों लोग 23, 23 के बाद क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 21, और 21 के बाद क्या हो जाएगा तो 21 के बाद हो जाएगा आपका 19, और 19 के बाद क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 17, है ना। और फिर उसके बाद 17 के बाद क्या हो जाएगा तो 17 के बाद हो जाएगा ये 15, और फिर 15 के बाद क्या हो जाएगा बाबू, तब 15 के बाद हो जाएगा 13, और 13 के बाद क्या हो जाएगा तो 13 के बाद हो जाएगा 11, और 11 के बाद क्या हो जाएगा बाबू तो 11 के बाद हो जाएगा 9, और 9 के बाद क्या हो जाएगा फिर 9 के बाद हो जाएगा 7, और 7 के बाद हो जाएगा आपका 7 के बाद 5, और 5 के बाद फिर हो जाएगा आपका 18 19, 19 के बाद ये हो जाएगा 3, और 3 के बाद हो जाएगा आपका 19 20, ये हो जाएगा आपका 1, है ना। ये आपका रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होता है तुरंत लिख दिया बाबू, 1 मिनट समय लगेगा लिख देना आपको तुरंत। उसके बाद चेक करना आपको रिलेशन क्या चाहिए सो। अब देखिए यहाँ कहीं भी सेम एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा नहीं कर रहा, मतलब ये आप रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं बना। सिमेट्रिक में चेक करते हैं और ट्रांजिटिव चेक करते हैं।
सिमेट्रिक देखिए 1 तो 39 देखा है क्या, कहीं नहीं है बाबू, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं बना। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, अब ट्रांजिटिव में चेक करते हैं तो 1 सही है नहीं कहे, कौन सा एलिमेंट चेक करें, कौन सा 11 19 3 है, तो 11 3 कहीं है क्या, 11 19 3 है, 11 3 कहीं नहीं है, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं बन गया। तीनों रिलेशन है तो नन ऑफ दिस होगी, ऑप्शन नंबर डी मारिए, निकल दीजिए आगे। समझ में आया, ये 1 मिनट समय लगेगा, उसको लिख देना तुरंत, समझ में आ गया। चलिए जो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉलोइंग आर द रिलेशंस इन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, व्हाट ऑफ द इज इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब इसमें कौन सा जो है सबका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना पड़ेगा, सिमेट्रिक, आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीन ही होना पड़ेगा, तो वो रिलेशन आपका क्या बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए पहले का चेक करते हैं, ए रिलेटेड टू बी रहा तो ये हो जाएगा, अगर ए रिलेटेड टू ए रहा बाबू तो क्या होगा, तो ए रिलेटेड टू ए रहा तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए, एकदम सही बात बोल रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो बन गया। अगर बी रिलेटेड टू ए रहा बाबू तो क्या होगा, तो बी रिलेटेड टू ए रहा तो हो जाएगा बी मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए, ये भी बात सही है। इसको भूघुरा कर दीजिए बाबू, 3 बराबर 5 लिखिए या 5 बराबर 3 लिखिए, बतिया बराबर है ना बाबू, वही बात हुआ यहाँ। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी बन गया। ट्रांजिटिव में चेक करते हैं, ए रिलेटेड टू बी रहा तो ये हो गया, मान लिया हम कि बी रिलेटेड टू सी रहा, बी रिलेटेड टू सी तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी। अब यहां से हमको निकालना है इसका उपयोग करके क्या निकालना है, ए रिलेटेड टू सी। अब देखिए ए रिलेटेड टू सी निकालना है, ए रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी का मतलब क्या चाहिए, मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ सी निकालना है ना। अब देखिए सब दोनों रिलेशन का उपयोग करेंगे बाबू, यहां ले लिए मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी, ये है, यहां मॉडुलस ऑफ बी का वैल्यू हटा दिए बाबू और यहां क्या रख दिए, मॉडुलस ऑफ सी रख ही सकते हैं, इस सब दोनों का यूज करना है, रख सकते हैं। देखिए यहां आगे जब मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ सी के बराबर तो यहां से कह सकते हैं कि ए रिलेटेड टू सी है, जब ए रिलेटेड टू सी है बाबू इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी बन गया। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो हमसे पूछा ही वही था बाबू कि सब चारों ऑप्शनों में कौन सा रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है, कौन बना रहा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया, कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एन बाय ए रिलेटेड टू बी इफ ए के पावर बी इज इक्वल टू बी के पावर ए। फटाफट समझिए, ए रिलेटेड टू बी रहा तो क्या होता है, तो हो रहा आपका ए के पावर बी और ये हो जा रहा है एक बार बी के पावर ए के। हमको पहले चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, सेम एलिमेंट में बाबू, सेम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर ए, ये इक्वल हो जाएगा ए के पावर ए के, एकदम है, मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो बन गया, रिफ्लेक्सिव बन गया। सिमेट्रिक में चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करेंगे तो बी रिलेटेड टू ए रहना है, बी रिलेटेड टू ए का मतलब क्या बाबू कि बी के पावर ए इज इक्वल टू ए के पावर बी। तो बाबू ये चीज यहाँ लिखा ना, ए के पावर बी, बी के पावर ए, मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक में बन गया। अब ट्रांजिटिव में सब दोनों का उपयोग करेंगे, ट्रांजिटिव लाएंगे, ट्रांजिटिव में क्या करना पड़ेगा कि ए रिलेटेड टू सी और इसका मतलब कि ए बराबर ए के पावर सी इज इक्वल टू सी के पावर ए, ये सब दोनों इक्वेशन का उपयोग करके लाना होगा। देखते ला पाते कि नहीं। सो देखिए बाबू हम क्या कर रहे हैं, यहां जो है समझिएगा, यहां b के पावर a है, b को तो हटाना है तो b को हटा दिए, यहां से हटाए b का वैल्यू, ये लिखा हुआ है यहां से b के पावर a इज इक्वल टू a के पावर b है, b का वैल्यू हटा रहे हैं, b का वैल्यू यहां से क्या लिख दे रहे हैं, तो b का वैल्यू यहां से लिख दे रहे हैं बाबू, ये वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, b का वैल्यू यहां क्या हो जाएगा, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए समझिए फिर से बात कर, b का वैल्यू क्या होगा, हम यहाँ पावर जो बाबू ये जो चीज लिखा है इसका पावर कर देते हैं 1 बाय ए, 1 बाय करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर b बाय ए, और 1 बाय करेंगे तो ये हो जाएगा b, मतलब b का वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं, तो b के जगह पर इसको पुट कर देना है a के पावर में b बाय ए, है ना, ये b के जगह पर पुट हुआ बाबू, के पावर में a तो बचले हैं इज इक्वल टू a के पावर b है, लिख दिए बाबू। यहां से देखिए a के पावर b है, अच्छा यहाँ एगो मानना पड़ेगा ना, ये तो आपका b रिफ्लेक्सिव चेक कर दिए ना, यहाँ हल्का सा गलती कर दिए, क्या कर दिए गलती कि a रिलेटेड टू b है तो हमको एक मानना पड़ेगा b रिलेटेड टू c, है ना, ये तो हमको मान के चलना पड़ेगा, मान भी नहीं किए b रिलेटेड टू c, और यहाँ अगर ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, b के पावर c इज इक्वल टू c के पावर b, है ना, b के पावर c इज इक्वल टू c के पावर b। अब इस सब दोनों का उपयोग करके हमको लाना होगा जो अभी लाए बाबू लिखे थे, जो a रिलेटेड टू c
मतलब हमको a के पावर c इज इक्वल टू c के पावर a, ये सब दोनों का उपयोग करके लाना होगा। चलिए जी अब यहाँ आते हैं। देखिए बाबू b का वैल्यू हटाएं, b का वैल्यू क्या हटा के लिख सकते हैं यहाँ, तो b का वैल्यू हटा के लिख सकते हैं a के पावर b बाय a, है ना, एकदम लिख सकते हैं। और k पावर क्या लिखा हुआ, k पावर c लिखा हुआ, यहाँ इज इक्वल टू c के पावर क्या लिखा हुआ, b लिखा हुआ है। देखिए यहाँ इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर पर बाबू, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a के पावर, समझिएगा a के पावर क्या हो जाएगा, bc बाय इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, c के पावर b। यहाँ भी आपका b है, यहाँ भी खत्म हो जाएगा बाबू। अब ये बच गया आपका a के पावर c बाय इज इक्वल टू सी के पावर बच गया, मतलब सी के पावर 1 बच गया। अब क्या करते हैं, दोनों के पावर a कर देते हैं, दोनों के पावर a करेंगे बाबू तो a तो कट जाएगा, यहाँ बच गया c और ये जगह c के पावर a। अब देखिए अभी बताया बाबू, जब a के पावर c और c के पावर a रहा तो इस बात से हम लोग समझ जाएंगे कि a रिलेटेड टू c रहा। जब a रिलेटेड टू c रहा तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी बन गया, तो रिफ्लेक्सिव भी बन गया, सिमेट्रिक भी बन गया, ट्रांजिटिव भी बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे कि a के इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन अ सेट इन इक्विवेलेंस रिलेशन टू द सेट। सही बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है बाबू कि अगर मान लीजिए R1 कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, R2 कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये सब दोनों का अगर इंटरसेक्शन भी निकालेंगे बाबू तो वो भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। तो पहल का बत एकदम सही बात बोल रहे, है ना। दूसरा का आते हैं, दूसरा का में क्या बोल रहा है, तो दूसरा का बोल रहा है कि द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर मान ले बाबू कि R आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो अगर R इनवर्स निकालेंगे बाबू तो ये भी आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, है ना। मतलब दूसरा को बताइए एकदम सही बात बोला है। तीसरा का आते, तीसरा का बोल रहा है कि द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ अ सेट इज नॉट नेसेसरी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर मान लो R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है, यूनियन कर दिया R2 भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब दोनों का यूनियन करेंगे तो भी ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बना। और ये बात जो भी हम बोल रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है, तो लिखा भी वही है कि इज नॉट नेसेसरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जरूरी नहीं है कि सब दोनों का यूनियन भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन बने। ये बात सही लिखा हुआ तो ये भी सही हो गया। आते चौथा नंबर में। चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ है कि द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट इज नेसेसरली द आइडेंटिटी रिलेशन। गलत बात बोला है बाबू। अब आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन मान लीजिए हम एक सेट के अंदर, ए सेट के अंदर कोई एलिमेंट है 1 2 ले लिए, है ना, 1 2 हम ले लिए। अब आर एक रिलेशन डिफाइन कर दिए जिसमें ऑर्डर पैरो जो है सो आ गया 1 1 2 2 2 2, फिर आ गया आपका 1 2 और फिर आ गया आपका 2 1। तो बता बाबू ये तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन क्या ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन बना ना, आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ यही एलिमेंट और एक चाहिए 1 1 2 2। यहाँ ए के अंदर क्या एलिमेंट है 1 2, तो सिर्फ यही एलिमेंट और चाहिए 1 1 और 2 2। तो यहाँ इसके अलावा भी एलिमेंट है, मतलब ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और यहाँ बताइए क्या बोला कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है सो आपका नेसेसरी है कि आइडेंटिटी रिलेशन होगा, नहीं है बाबू, गलत बात बोला है। तो यहाँ से पूछा ही हुआ था कि कौन सा फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। हमसे पूछा ही वही था कि कौन सा फॉल्स है, तो कौन फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा फॉल्स है। समझ में आया। तो आज बाबू हम लोग टोटल 10-15 क्वेश्चन को किए होंगे। उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट डे देखते हैं और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है रिलेशन के अंदर। आज के लिए इतना है बाबू लोग, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चा लोग।